डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला अध्याय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट में करने जा रहे हैं। आर्थिक प्रवृत्तियाँ, निवेश, आय और बचत। एक साधारण सा प्रश्न है कि निवेश क्या होता है, आय क्या होती है और बचत क्या होती है। इन तीनों में सर्वप्रथम व्यक्ति की आय से प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति अपने धनोपार्जन क्रियाओं के लिए कार्य करेगा और उसे आय अर्जित करेगा। उस आय में से वो उपभोग करता है। उपभोग का मतलब है जो आय कमाएगा उसमें से अपने पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक रीति रिवाज के लिए, सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों में खर्च करेगा। खर्च करने के बाद जो शेष बच जाती है, आय में से उपभोग करने के बाद, वह बचत कहलाती है। अब बचत का वह भाग जो उसने बचत करके रखा है, उसे अगर वापस से कहीं ऐसी जगह लगाया जाए जिससे कि उसे और आय अर्जित हो जाए, तो उसे विनिवेश या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन तीनों के बीच में आपस में इंटर रिलेशन है, निवेश में, आय में और बचत में। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन तीनों का एक ओवरव्यू देखा गया है। इन तीनों की प्रवृत्तियां और ट्रेंड के बारे में बताया गया है, जो केन्स ने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। आइए हम इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इकोनॉमिक ट्रेंड, आर्थिक प्रवृत्तियां, इसमें हमने कहा है कि अर्थशास्त्री केन्स का मानना है कि व्यक्ति द्वारा उपभोग में इतनी अधिक वृद्धि नहीं होती है जितनी वृद्धि आय में होती है। एक बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी व्यक्ति वेतनभोगी है, कहीं तनख्वाह से प्राप्त करता है, कोई किसान है, खेती से काम करता है, व्यापारी व्यापार से काम करता है। जिस गति से उसकी आय बढ़ती है, उस गति से उसके खर्चे नहीं बढ़ते। तो आय के बढ़ने और खर्चे के नहीं बढ़ने के कारण बीच में बचत की उत्पत्ति होती है। ऐसा केन्स का मानना है कि जिस गति से आय बढ़ेगी उस गति से खर्चे नहीं बढ़ते। केन्स कहता है कि अतः जो आय उपभोक्ता उपभोग पर व्यय नहीं होती, वह बचत कहलाती है। ये मैंने आपको समझाया। अर्थव्यवस्था में संतुलन तभी स्थापित होता है जब कुल आय, कुल व्यय एक दूसरे के बराबर हों। जितनी आय होती है उतना व्यय होना चाहिए, जबकि होता नहीं है। आय अधिक होती है, व्यय कम होता है, और आय और व्यय में जो अंतर पाया जाता है वह बचत कहलाती है। अर्थात संतुलन भी तभी होगा जब बचत को निवेश पर व्यय कर दिया जाए। यानी जो बचत हुई है, जो आपने पैसा कमाया है, बचाया है, वो पैसा यदि आप निवेश पर खर्च कर दें तो आय बराबर उपभोग प्लस बचत, उपभोग और बचत दोनों जुड़ जाएगी। देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जितनी आपकी आय है वह बराबर हो जाएगी उपभोग प्लस बचत। इन दोनों को आप जोड़ दो तो वो आय के बराबर हो जाएंगे। तो आय में से जो आपने पैसा कमाया है उसमें से कुछ पैसा तो आप उपभोग पर खर्च करेंगे, और उपभोग पर खर्च करने के बाद शेष बचेगी वो आपकी बचत कहलाएगी। तो अब प्रश्न ये उत्पन्न उठता है कि ये जो बचत है, इसको वापस कैसे और किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे कि हमारी वापस नई आय शुरू हो जाए। अर्थात संतुलन तभी होगा जब बचत को निवेश पर व्यय कर दिया जाए, बचत वापस निवेश कर दी जाए। आय के संतुलन पर बचत व निवेश का आपस में बराबर होना आवश्यक होता है। इस प्रकार बचत यानी सेविंग तथा निवेश एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जो निवेश होगी वही वापस बचत होगी। अब वापस बात करते हैं कि बचत होती क्या है। व्यक्ति द्वारा अपनी आय में से उपभोग पर व्यय करने के बाद जो शेष बच जाता है वह बचत कहलाती है। बहुत साधारण सी बात है। केन्स का मानना है कि व्यक्तिगत बचत व सामाजिक या राष्ट्रीय बचत पर समान रूप से लागू होती है। यानी बचत चाहे व्यक्तिगत हो, व्यक्ति करेगा, चाहे समाज करेगा। जो समाज करेगा वो राष्ट्रीय बचत कहलाती है, समान रूप से लागू होती है। अर्थात व्यक्तिगत बचत व सामाजिक बचत एक ही है। जो व्यक्ति बचत करता है वही समाज की बचत कहलाती है।
जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इनसे अलग मानना है उनका। केन्स जो मानता है उससे अलग मानना है। उनका कहना है कि व्यक्तिगत बचत में वृद्धि को सामाजिक बचत का आधार मानना चाहिए। जो व्यक्तिगत बचत होती है वो सामाजिक बचत का आधार होना चाहिए। इनका मानना है कि बचत को ही निवेश का निर्धारक माना जाए। जो बचत होगी वही तो पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इन्वेस्टमेंट का बेस जो है वो बचत है। इन दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं समझना चाहिए। दोनों एक ही हैं। वही बचत है और वही निवेश है। जो बचत होगी वही निवेश होगी। सैद्धांतिक रूप से बचत राष्ट्रीय आय का ही भाग है। बचत जो है वो राष्ट्रीय आय का ही एक भाग है। अर्थात आय में परिवर्तन के साथ साथ बचत में भी वृद्धि या कमी होती है। जब आय में कमी वृद्धि होगी तो बचत में भी होना स्वाभाविक है। बचतों की मात्रा बचत की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। बचत की मात्रा कितनी होगी, बचत करोड़ों रुपए में होगी, लाखों में होगी, कितनी होगी, ये बचत करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है कि कितना लोगों में बचत करने की आदत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति एक दूसरे पर आश्रित होती है। व्यक्ति कितना उपभोग करेगा, व्यक्ति कितना बचत करेगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि अधिक बचत करने मितव्ययी होते हैं, कंजूस होते हैं और इकोनॉमिस्ट बोलते हैं उसको। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब है कि ये एक दूसरे का विरोधाभास है। अधिक बचत करने की इच्छा अच्छी समझी जाती है क्योंकि इसमें भविष्य के प्रति सुरक्षा व विनियोग का साधन प्राप्त होता है। बहुत से लोग होते हैं कमाते हैं, खर्च कम करते हैं, बचाते ज़्यादा हैं, तो ये प्रवृत्ति अच्छी है क्योंकि भविष्य अनिश्चितता में किसी न किसी रूप में बचाया हुआ धन काम में आएगा। परंतु मंदी व बेरोजगारी की स्थिति जब देश में आ जाती है तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। केन्स ने इस विरोधाभास को तर्क ढंग से समझाया है कि यदि मंदी की स्थिति में लोग अधिक बचत करने लगे तो मांग में कमी हो जाएगी। देखिए, जितने भी पैसे व्यक्ति कमाएगा, कमाए हुए पैसे सारे अगर बचाने शुरू कर देगा तो जब देश में मंदी की स्थिति होगी, बेरोजगारी की स्थिति होगी, तो मार्केट में से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, तरलता खत्म हो जाएगी। इसलिए अधिक बचत करना अच्छी बात है, लेकिन मंदी की स्थिति में नहीं। मंदी और बेरोजगारी की स्थिति में इसमें उल्टा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर चली जाएगी, विकास नीचे की ओर चला जाएगा। तो उस स्थिति में हमें यह करना होगा कि मंदी और बेरोजगारी की स्थिति में बचत को और अधिक बढ़ाना होगा और उसको निवेश भी बढ़ाना होगा। परंतु लोग उपभोग स्तर पर पहले से भी नीचे हो जाएंगे। इस प्रकार बचत बढ़ाने से केवल परेशानी बढ़ेगी। कब? मंदी की स्थिति में। बचत को बढ़ नहीं पाएगी परंतु आय व उपभोग का स्तर गिर जाएगा। बचत तो नहीं बढ़ेगी लेकिन आय और उपभोग का स्तर गिर जाएगा। यही विरोधाभास है कि बचत में वृद्धि का प्रयास में आय व उपभोग में तो कमी हो गई परंतु बचत पहले से अधिक हो गया या पहले से कम हो गया। तो इस प्रकार अधिक बचत करने मितव्ययता के विरोधाभास को यही बात स्पष्ट होती है कि यदि बचत में वृद्धि की गई तो मंदी के काल में यह बहुत बुरा होगा, बेरोजगारी के काल में बुरा होगा। इसलिए मंदी और बेरोजगारी के समय बचत को नहीं बढ़ा के निवेश को बढ़ाया जाए। इसी कंसर्न में आगे देखते हैं अपन। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है। तो निवेश से अभिप्राय वास्तविक पूंजी कोषों में वृद्धि से है कि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। सरल शब्दों में निवेश आय का वह भाग है जो पूंजीगत वस्तुओं अर्थात अधिक आय कमाने वाले के उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के रूप में बचा कर रखा जाता है। हम क्या करते हैं, हमारे कुल आय में से खर्च करने के बाद जो बचत होती है उसको वापस लगाते हैं, उसे विनिवेश कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो वो जो भाग जो हमने बचा के रखा है वो विनिवेश है। जैसे कारखाने की स्थापना, पहले से स्थापित क्षमता में वृद्धि करना, परिवहन के साधनों का विस्तार करना, कारखानों व व्यापारिक भवनों का निर्माण आदि, ये सब निवेश कहलाता है। जिससे हमने जो पैसा कमाया है लाभ के रूप में वो वापस फैक्ट्री में नई फैक्ट्री लगा के उसको बढ़ा के नया करके नया उत्पाद ला के,
निवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत निवेश, एक होता है सामाजिक निवेश। व्यक्तिगत निवेश में पहला होता है वित्तीय निवेश, जिसको अपन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्यक्ति अपने आय का वो भाग जो बचा के रखता है उसमें से कुछ कैपिटल बॉन्ड खरीदता है, कुछ शेयर्स खरीदता है, तो वो तो वित्तीय निवेश कहलाता है। आंतरिक निवेश वह होता है जो व्यक्ति रियल में अपनी लाइफ में मकान बना के, गाड़ी खरीद के करता है। सामाजिक निवेश में जैसे स्थिर यंत्र लगा दिया, मशीनें नई लगा दी, आवासीय भवन लगा दिया, आवासीय निर्माण कार्य आदि कार्य जो किए जाते हैं, कुल मिला के नए कल कारखाने, नई मशीनें, नई चीज़ें जब लगाई जाती हैं, स्थिर यंत्र है, मशीनें हैं, आवासीय भवन है, सार्वजनिक निर्माणवादी कार्य भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब प्रश्न आता है कि निवेश कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कुल निवेश, शुद्ध निवेश, यानी आपने जो आय में से खर्च करने के बाद शेष बचा है। एक होता है नियोजित व अनियोजित वास्तविक निवेश। नियोजित यानी प्लान करके हमने जो पैसा लगाया वो तो नियोजित, बिना प्लान के खर्च करने जो पीछे बच गया अनियोजित। प्रेरित और स्वायत्त। प्रेरित वो होता है हमने दूसरे लोगों को देख देख के हमने किया, तो वो प्रेरित निवेश कहलाता है। स्वायत्त निवेश वो जो स्वयं के अंदर से आत्मा जागृत हुई और वो व्यक्ति ने पैसा कहीं लगाया, स्वायत्त निवेश। निवेश का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो निवेश की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व दो प्रधान शक्तियों को शामिल किया जाता है जो निवेश को प्रभावित करते हैं। कोई भी व्यक्ति निवेश करेगा तो क्या देख के करेगा, तो सबसे पहले ब्याज की दर को देख के करेगा कि जो पैसा उसने लगाया है उसको कितना रिटर्न मिलेगा, ब्याज की दर क्या है। दूसरा ये देख के करेगा कि पूंजी की सीमांत क्षमता कितनी है, मैंने जो लगाया उसका वापस रिटर्न भी मिलना है या नहीं मिलना। अब लास्ट में प्रश्न ये आता है कि बचत व निवेश में समानता है या दोनों एक ही है या अलग अलग है। तो किन्स का मानना है कि भले ही बचत व निवेश की क्रियाएं भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा की जाती है, बचत और करता है, फैक्ट्री कोई और लगाता है, और उनके उद्देश्य व निर्णय भी भिन्न भिन्न हों, तो भी समाज में बचत व निवेश एक दूसरे के बराबर ही होती है। जितना बचत होती है वही पैसा निवेश होता है, अलग से पैसा नहीं आता। बचत व निवेश न केवल एक दूसरे के बराबर होते हैं अपितु समरूप भी होते हैं। तो आज के अध्याय में हमने बचत, आय और निवेश इन तीनों के कनेक्शन को समझा है। ये परीक्षा में भी कई बार आते हैं और इसको हमने बहुत ही ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।